हेलो फ्रेंड्स। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक इनफैक्ट दो व्यक्तियों की कुंडली। सबसे पहले हम अक्षय खन्ना की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। अभी आप जानते हैं कि अक्षय खन्ना एक मूवी छावा में औरंगज़ेब का किरदार निभाते हुए नज़र आए और काफ़ी लोग उनकी तारीफ़ कर रही है कि इसमें उन्होंने चार चांद लगा दिए इस कैरेक्टर को निभाने में। और वो काफ़ी मतलब बिल्कुल ही जैसे औरंगज़ेब उन्हीं की तरह लग रहे हैं। और वैसे डायलॉग्स लिमिटेड है, लेकिन उन्होंने जितने भी डायलॉग्स बोले काफ़ी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। तो अक्षय खन्ना जी हम जानते हैं कि विनोद खन्ना जी के सुपुत्र हैं। उनकी पहली मूवी हिमालय पुत्र से शुरू किया था करियर। फिर उनका करियर काफ़ी ऊपर नीचे भी रहा है। ही इज़ ऑलवेज नोन एज अ वेरी गुड एक्टर, बट नॉट अ स्टार। मतलब वो कभी स्टार के पोजीशन में तो नहीं बन पाए, लेकिन एक्टर हमेशा अच्छा माने गए। उनकी एक्टिंग का लोहा सब मानते हैं और वो कभी कभी फिल्मों में आते हैं। मतलब उनका करियर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एक जैसे एक स्टार का करियर होता है, लेकिन उन्होंने अपने एक्टिंग के अभिनय से सबको इम्प्रेस किया है हमेशा जब भी उन्होंने काम किया है। तो ही इज़ मोर ऑफ एन एक्टर। कैरेक्टर रोल्स में काफ़ी पसंद किए जाते हैं। तो अगर हम उनकी कुंडली को देखें तो सबसे पहले हम अगर नज़र दौड़ाएं तो उनकी कर्क लग्न की कुंडली है और कन्या राशि की। तो कर्क लग्न के जातक जनरली काफ़ी इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं, नर्चरिंग होते हैं, जो उनके पर्सनैलिटी में भी कई बार दिखाई देता है। और चूंकि इसमें गुरु की भी पांचवी दृष्टि है, तो ये उनके व्यक्तित्व को काफ़ी बलवान करती है। और अगर हम बाकी भावों पे दृष्टि डालें तो उनका जो कर्म का भाव है, टेंथ हाउस, वहाँ पे शुक्र विराजमान है। और शुक्र हमेशा आपको कला जगत में काफ़ी प्रसिद्धि देते हैं। तो शुक्र उनके कर्म भाव में ही विराजमान है। और जो कर्मेश है वो सप्तम भाव में काफ़ी बलवान होके बैठे हैं। मंगल जो है सप्तम भाव में उच्च के होके बैठे हैं। तो ये उनके करियर में तो काफ़ी हेल्प किया। और शुक्र की दृष्टि उनके अगर हम देखें तो उनके चौथे भाव में भी है, जो सुख सुविधा, भूमि, वाहन, मकान और इन सब चीज़ों का कारक है। तो इन सब चीज़ों से हम पता लगाते हैं। तो यहाँ पे शुक्र की अपने ही घर पे दृष्टि इनको सुख सुविधा कंफर्ट में कोई कमी नहीं देगी। और अगर हम उनकी लव लाइफ में देखें तो वहाँ पे फिफ्थ हाउस में राहु विराजमान है। नीच के ज़रूर हैं, लेकिन थोड़े कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इनका जो पंचमेश है वो सप्तम हाउस में विराजमान है, तो ये दिखाता है कि इनके रिलेशनशिप्स अच्छे रहे हैं। और कभी मौका मिले तो ये जब विवाह करेंगे तो लव मैरिज के चांसेस हैं। लेकिन चूँकि उनके केतु की भी दृष्टि है सप्तम में, क्योंकि हम विवाह स्थान में अगर देखें तो केतु की भी दृष्टि है, जो एक अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये मांगलिक कुंडली भी मान सकते हैं और इसमें केतु की दृष्टि थोड़ा खेल बिगाड़ रही है। तभी हम देखें कि उनकी जो विवाह कभी ठीक से हो नहीं पाया। और सप्तमेश कभी 12वें स्थान में जाना थोड़ा प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो किया है कि अब तक ये विवाहित नहीं है। और ये कहते भी हैं कि इनको बहुत जल्दी नहीं है विवाह करने की। और मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो शुक्र के साथ है, जो उनको काफ़ी पैशनेट बनाती है अपने काम के लिए भी। और कई बार रिलेशनशिप में भी काफ़ी पैशनेट तो रहते हैं ये, लेकिन वो जो कहते हैं ना फाइनल फ्रंटियर जो शादी का, वो क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि केतु थोड़ा बहुत उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से रोकता है। केतु की जो सप्तम हाउस में दृष्टि है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है इनका। रिलेशनशिप्स के मामले में अच्छा है, लेकिन शादी के मामले में जैसा हम जानते हैं कि उनकी शादी फलीभूत नहीं हुई। और अगर हम फिर भी क्रिएटिविटी के पांचवें भाव में दोबारा आए तो यहाँ पे राहु और मंगल जो पंचमेश है वो काफ़ी बलवान है, तो क्रिएटिविटी में इनको काफ़ी मदद देता है। और एजुकेशन भी इनकी ठीक ठाक रही होगी, जहाँ तक इनकी कुंडली से नज़र आ रहा है। और लगन में लेकिन एक और चीज़ हम देखें, अगर वापस लगन पे जाएं तो यहाँ पे मंगल की नीच की दृष्टि भी है और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो थोड़ा ये कंफ्यूज्ड और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम, एक्शंस और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा कंफ्यूजन तो क्रिएट करेंगे, क्योंकि राहु थोड़ा आदमी को भ्रम भी डालता है, तो आदमी को कंफ्यूज करता है। तो यहाँ पे और मंगल की भी नीची दृष्टि है, तो थोड़ा इनके एक्शंस और जो थिंकिंग है उसमें थोड़ा कभी विरोधाभास या कन्फ्यूजन हो सकता है। और अगर हम इनके बाकी धन भाव, सॉरी इनकम भाव की तरफ ध्यान दें, जो 11वां भाव है, तो यहाँ पे केतु विराजमान है। और जो
ग्यारहवें भाव के स्वामी है, वो कर्म के स्थान पे है, तो इनकी इनकम जो है वो अपने करियर से ही होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ये पैसा कमाने में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, जैसे इसमें से ऐसा नज़र आ रहा है। और जो धन भाव है वहाँ भी सूर्य उनके भाग्य में है, तो भाग्य से इनको धन की काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन चूँकि शनि की भी दृष्टि इनके भाग्य स्थान पे है और राहु की भी दृष्टि है, तो इनका भाग्य को थोड़ा कमज़ोर तो कर रहे हैं। तो क्योंकि भाग्य स्थान में गुरु और सूर्य विराजमान है, गुरु और सूर्य विराजमान है, गुरु अपनी इस राशि में, तो ये काफ़ी बलवान तो करते हैं भाग्य को, लेकिन राहु और शनि की जो दृष्टियाँ हैं वो थोड़ी इसको कमज़ोर करती हैं इनके भाग्य को। तो कई बार हमने देखा है कि जितना इनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अगर सिर्फ गुरु और सूर्य रहते तो बहुत भाग्यवान होते, क्योंकि गुरु की दृष्टि इनके व्यक्तित्व लगन पे भी पड़ रही है, तो ये जब भी गुरु की दृष्टि आदमी के लगन में पड़ती है तो ये आदमी का व्यक्तित्व बहुत निखर जाता है, तो काफ़ी उसकी पर्सनैलिटी इंप्रेसिव जाती है। लेकिन भाग्य थोड़ा कमज़ोर हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस कुंडली के बारे में देखें तो मंगल रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं सप्तम भाव में, शुक्र कर्म भाव में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और उनकी दृष्टि अपने ही चतुर्थ भाव में, इनके जनता के भाव में भी काफ़ी इनकी पकड़ अच्छी है, और इनकी सुख सुविधाएं भी काफ़ी अच्छी हैं। तो ये 2-3 ग्रहों की वजह से इनको काफ़ी सपोर्ट मिला है, गुरु भी इनको सपोर्ट करता है। सूर्य इनके पिता का भी कारक है, लेकिन शनि और राहु की दृष्टि की वजह से सूर्य थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, तो उनके फादर से वो सपोर्ट नहीं मिल पाया जो उनको चाहिए था, क्योंकि उनके फादर कई समय के लिए ओशो के साथ जुड़े थे, तो वो चले गए थे। लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल देखें तो कुंडली में कई योग इनके अच्छे बने हुए हैं, और ये इनको काफ़ी काबिल कलाकार भी बनाता है। इसके बाद हम देखेंगे जो दूसरी कुंडली है वो, क्योंकि हमें उनका डेट ऑफ बर्थ पता है औरंगज़ेब की, क्योंकि ये हम थोड़ा कुंडली का विश्लेषण थोड़ा अलग तरीके से करना चाहते हैं कि औरंगज़ेब की भी कुंडली हम विश्लेषण करेंगे, क्योंकि उन्होंने उसका किरदार निभाया था कि औरंगज़ेब की कुंडली क्या कहती है, क्योंकि उनको डेट ऑफ बर्थ तो पता ही है औरंगज़ेब का। ऑफ कोर्स टाइम के रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं कि उस समय टाइम ठीक से नोट नहीं किया हो, तो लेकिन डेट ऑफ बर्थ के बेसिस में हम औरंगज़ेब की कुंडली का भी विश्लेषण करेंगे। अब हम दृष्टि डालेंगे औरंगज़ेबी कुंडली में। अभी जिसका रोल अक्षय खन्ना ने बखूबी निभाया था फिल्म छावा में, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ तो पता है कि 3 नवंबर 1618 दाहोद गुजरात में, और टाइम ऑफ बर्थ का जैसे वो तो उस 300-400 साल पुराना ही किसी व्यक्ति के बारे में एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ बोलना तो मुश्किल है कि उस टाइम रिकॉर्ड भी नहीं होता होगा, लेकिन बहरहाल हम ग्रहों की पोजीशन जान सकते हैं उस दिन क्या ग्रहों की पोजीशन थी। हो सकता है कि राशि का थोड़ा फ़र्क हो जाए, लेकिन अगर हम अ, एक राशि मान के चले कि हमें लगा कि ये इनकी सिंह राशि होनी चाहिए, क्योंकि बादशाह रहे हैं और वहाँ पे मंगल विराजमान रहेंगे, तो उनका जो नेचर भी था वो काफ़ी एग्रेसिव था, एक सेनापति की तरह लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, क्योंकि वो ट्रूप्स को भी लीड करते थे जब वो अपने फादर शाहजहाँ के अंडर गवर्नर या वाइसरॉय रहे। तो मंगल उनका स्ट्रांग होना बनता ही है, क्योंकि मिलिट्री का कारक है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन और जंगें लड़ना, ये सब मंगल का स्ट्रांग होना ज़रूरी है, तो सूर्य की राशि में मंगल ये प्रभाव देते हैं। अगर हम बाकी भाव में दृष्टि डालें तो उनका तीसरा भाव हमें सूर्य बुध बुधादित्य योग का निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन सूर्य फिर भी हम कह सकते हैं कि डेबिलिटेटेड है। हम जानते हैं उन्होंने अपने फादर को बाद में ओवरथ्रो कर दिया था, और उनको आगरा फोर्ट में इम्प्रिजन कर दिया था आगरा में, ताकि वो ताजमहल को देख सके जो शाहजहाँ ने बनवाया था, लेकिन उनको ओवरथ्रो कर दिया था, तो उनके फादर के साथ बाद में रिलेशन इतने अच्छे नहीं रहे थे उनके। हम जानते हैं तीन या चार भाई थे, और उनमें से एक दारा शिकोह थे जो उनके एल्डर ब्रदर थे, जिसको उन्होंने बाद में उनको भी ओवरथ्रो करवा दिया था, तो फादर को कैद करवा दिया था, अपने बड़े भाई को ओवरथ्रो करा दिया था, जो शाहजहाँ ने जिनको राजा बनाने की कोशिश की थी। तो उस टाइम पे यही चलता था, यही प्रोसेस रहता था, तो ये सब उन्होंने किया। तो फादर का भाव थोड़ा कमज़ोर है, फादर का जो सूर्य थोड़ा कमज़ोर है। चौथे भाव में दृष्टि डालते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ के स्वामी मंगल लगन में गए हैं, तो उन्होंने जितने भी, और चौथी दृष्टि भी उनके चौथे भाव में मंगल की, तो जितनी भी प्रॉपर्टी या उन्होंने किंगडम अचीव की वो दूसरे लोगों पे चढ़ाई करके या आक्रमण करके उन्होंने हासिल की। उस टाइम पे यही होता था, तो उनका फोर्थ हाउस काफ़ी स्ट्रांग है, तो काफ़ी उन्होंने अपनी एम्पायर बढ़ाई इस कारणवश। शनि और चंद्र का भी थोड़ा प्रभाव है, चंद्र की नीच की दृष्टि और शनि की भी दृष्टि थोड़ा इसको कमज़ोर करती है, तो मतलब ये काफ़ी आसानी से नहीं मिला होगा। शनि की दृष्टि वैसे अच्छा होती है चौथे भाव में, तो एम्पायर तो काफ़ी
इन्होंने अपनी बनाई, लेकिन संघर्ष भी उतना ही करना पड़ा था उसको अर्जित करने के लिए और फिर मेंटेन करने के लिए। जो पांचवा भाव है वहाँ पे शुक्र विराजमान है, और जो पंचमेश हैं वो सप्तम भाव में। तो उनकी वैवाहिक जीवन हम जानते हैं, उन्होंने 3 मैरिजेस की, जिनसे उसके 10-11 बच्चे भी हुए। तो वैवाहिक जीवन तो हम कह सकते हैं इनका ठीक ठाक रहा, काफ़ी शादियाँ भी हुई, अलाइंसेस भी हुई। तो शुक्र इनका मजबूत है 5वें भाव में। और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस टाइम पे जो उनको एजुकेशन भी मिली होगी, तो वो अच्छी तरह से उन्होंने सीखी होगी, जैसे कॉम्बैट ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर, लैंग्वेजेस, यही सब होता था उस टाइम में एजुकेशन। तो मतलब सारी भाषाएं सीखना और लड़ाई का ज्ञान, तो उन्होंने ये बखूबी सीखा। तो चौथा और पांचवा घर जो उनका एजुकेशन का है, वो भी एक तरह से हम स्ट्रांग ही मान सकते हैं। तो छठा भाव है वो उनके रोग ऋण शत्रु का, यहाँ पे राहु विराजमान है। राहु काफ़ी अच्छा करते छठे भाव में, तो उन्होंने काफ़ी अपने शत्रुओं पे विजय पाई, तो ये भी हम देख सकते हैं। तो राहु का छठा भाव में होना उनके लिए अच्छा रहा। सातवां भाव अगर हम देखें, वो गुरु विराजमान है, और शनि की भी दृष्टि आ रही है। तो थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि उनकी चाहे 3 शादियां भी हुई थी, लेकिन हो सकता है कि शादी में थोड़े मतभेद रहे हों। मंगल की भी दृष्टि है, तो इतना आसान नहीं रहा हो। तो ये 7वें भाव से हमें नज़र आता है कि शनि और मंगल थोड़ा प्रॉब्लम करेंगे या किया होगा। और इनके अगर हम बाकी भाव में दृष्टि डालें, मंगल की दृष्टि 8वें भाव में है, और अष्टमेश का सप्तम भाव में जाना ठीक ठाक कह सकते हैं। तो लाइफ उनकी काफ़ी लंबी रही, उन्होंने 40 साल अपना राज किया, और 79 या 80 की उम्र में, या हो सकता है 89 की, 1618 से 1707, तो हाँ 89 की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। तो हम कह सकते हैं काफ़ी लंबी लाइफ इन्होंने जी। और तो ये उनकी मंगल ने उनको सपोर्ट किया इसमें। और अगर हम इनके बाकी भाव में नज़र डालें, धर्म भाव में, तो धर्म हम जानते हैं काफ़ी वो अपने धर्म के प्रति काफ़ी वो इन्वॉल्व थे, और काफ़ी उसके लिए काम करते थे। तो उनका धर्म जो धर्मेश है, तो या नवमेश है, वो लगन में गया हुआ है मंगल। तो काफ़ी कठोरता से वो अपने धर्म को फैलाने और उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम करते थे। जो बाकी धर्मों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती थी, तो लेकिन उन्होंने अपने धर्म के लिए तो किया ही है। और ये दर्शाता है कि वो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के भी व्यक्ति रहे हैं। दारा शिकोह के भाई थोड़े लिबरल थे, लेकिन इनके बारे में कहा जाता है ये बहुत ही अपने धर्म को फैलाने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने किया। तो दूसरे धर्म भी जिससे इम्पैक्ट हुए। जो 10वां भाव में कर्म का भाव है, वह शनि और चंद्र विराजमान है। शनि और चंद्र आपस में विष दोष का भी काम करते हैं। तो ये दिखाता कि वो कर्म जो थे काफ़ी कठोर लीडर थे, और अपने जो कर्म किए उन्होंने अपने अपने काम, वो शनि और चंद्र के इन्फ्लुएंस, मतलब शनि और चंद्र आदमी के मेंटल सेटअप को भी काफ़ी इम्पैक्ट करता है। और यहाँ पे राहु की भी दृष्टि है, 5वीं दृष्टि। तो मेंटली जो उन्होंने एक्शंस किए वो थोड़े बहुत हम कह सकते हैं कि काफ़ी परेशान करने वाले थे कई कम्युनिटीज़ में। तो ये एक इशू ज़रूर रहा है। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम दिखाई देती है कि उनके, क्योंकि शनि और चंद्र कई बार आदमी को वैराग्य की तरफ, और हम देखते हैं कई कुंडलियों में ये आदमी को आध्यात्मिक तरफ भी मोड़ता है। लेकिन अगर ये पहले माइंड को डिप्रेस करता है, थोड़ी सफरिंग बढ़ती है, फिर आदमी उस तरफ जाता है। लेकिन अगर ये ठीक से आदमी गया नहीं, तो यही डिप्रेशन बाकी लोगों पे भी अ, असर डाल सकता है। यही जो आदमी का मानसिक फ्रेम ऑफ माइंड है, वो किस तरफ भी जा सकता है। या तो वो आगे बढ़ सकता है और ऊंचाइयों को छू सकता है, या फिर वो यही चीज़ औरों पे निकाल सकता है। तो यही हमने देखा है इनका शनि और चंद्र और राहु का जो ये कॉम्बिनेशन बना है 10th हाउस में, ये इनके कर्मों पर काफ़ी इफेक्ट किया, और ये काफ़ी कठोर रहे अपने शासनकाल के दौरान। तो बाकी भाव ठीक है इनके, धन भाव, और अगर हम देखें इनके इनकम का भाव ठीक था। तो वहाँ पे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं रही, क्योंकि उनके मर्क्यूरी बुध है, बुध उनके सूर्य के साथ अच्छा योग बना रहे हैं। तो एक तरह से देखें तो इनका ठीक ही रहा। और तो ये थी मोटा मोटी बादशाह औरंगज़ेबी कुंडली का विश्लेषण। लेकिन एक चीज़ जो हमें नज़र आती है, इन सब जो भी पुराने राजा महाराजा या ऐसे पावरफुल लोग थे जिन्होंने अपने शक्ति का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया, तो उस वजह से देखा जाए तो उनके एंड में भी उनको कोई कुछ चीज़ हाथ में रही नहीं। सिकंदर भी आया इंडिया,
लेकिन जब उसका इंतकाल हुआ तो वो यही कहता हुआ कि मैं अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता। वो दुनिया को कॉन्कर करना चाहता था। हिटलर ने भी वही कोशिश की, उसका अंत भी काफ़ी दर्दनाक हुआ, उसने बहुत लोगों को मारा भी और उसके हाथ क्या लगा? कुछ नहीं लगा। आजकल भी हम देख रहे हैं दुनिया भर में जो लड़ाइयाँ चल रही है, रशियन यूक्रेन वॉर चल रही हैं, तो ठीक है थोड़ी आप क्या कहते हैं, आप अपना विस्तार कर सकते हैं, देश का एक्सपेंशन कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए रहेगा, लेकिन आपके जाने के बाद फिर परिस्थितियाँ बदल जाएँगी और कोई नहीं जानता, सारी बाउंड्री लाइन्स बदलती रहती हैं। तो जितना भी आपने एफ़र्ट किया, वो कितने लोग मारे जाते हैं इन युद्धों में, इन लड़ाइयों में। तो अगर आदमी अपनी पावर का इस्तेमाल प्रजा के बेनिफिट के लिए करे, उनके सुख शांति के लिए करे, उनकी समृद्धि के लिए करे, तो वो राजा या वो बादशाह या वो लीडर आज के टाइम, पॉलिटिकल लीडर आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा उनका प्रभाव रहेगा और याद किया जाएगा, बनस्पत कि वो बस अपनी कुछ लैंड मास बढ़ाने के लिए लोगों पर अत्याचार करे। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुंडली का विश्लेषण, क्योंकि अक्षय खन्ना जी ने इनका रोल निभाया, तो हमने उनकी कुंडली मिली तो हमने कहा क्यों ना इसका भी विश्लेषण कर दिया जाए। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।